नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र हुकूमत को अदालत के इख्तियारात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ओबीसी कोटे पर अदालत उज़्मा में समाअत। मुंबई में फौजदारी कवानीन पर नुमाइश का एहतमाम। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। बीजेपी को अब नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं। हालिया तनाज़े पर एनसीपी एसपी के तर्जुमान का तंज। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मतलूब अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से दिल्ली डिपोर्ट किया गया। एनआईए ने किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत को अदालत के इख्तियारात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और मुकामी इदारों में दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी के लिए नशिस्तें महफूज करते हुए 50% की हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। अदालत इंतखाबात को आगे बढ़ने की इजाज़त सिर्फ इसी सूरत में देगी जब ओबीसी कोटे के कृष्णामूर्ति बमुकाबला यूनियन ऑफ इंडिया में आईनी बेंच के जरिए मुकर्रर करदा 50% निशानात के अंदर रहें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने तफसीलात पेश करने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा है। अब इस केस की समाअत आइंदा मंगल को होगी। कोर्ट ने आज हियरिंग कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई उसके दौरान जो सॉलिसिटर जनरल साहब है उन्होंने आज मंगलवार तक का समय मांगा है। उनका कहना है कि जो भी डेटा है वो हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और पिटिशनर्स के तरफ से ऐसी आज रिक्वेस्ट की गई कि कुछ ऑनगोइंग प्रोग्राम हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया कि सिर्फ नगर परिषदों का या इलेक्शन प्रोग्राम शुरू है, बाकी जो लोकल बॉडीज है जैसे जिला परिषद, पंचायत समितियां, कॉरपोरेशंस का उन्होंने जिक्र किया, उसका इलेक्शन प्रोग्राम अभी भी जारी किया नहीं है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की स्टेट इलेक्शन कमीशन को तो वो मंगलवार तक रुक जाए। तो अभी दोनों जो पक्षकार है उनकी दलीलों के दरमियान न्यायालय ने ऐसा भी बताया है सुनकर कि मंगलवार को जब ये केस आएगा तब 11 साढ़े 11 बजे आप हमें सूचित कीजिए। हम लोग ये प्रकरण जो है तो प्रायोरिटी से लेंगे 11:30 बजे तक। तो 11:30 बजे हमें पता चलेगा मंगलवार को जब एक्चुअली केस का हियरिंग होगा कि ये प्रकरण में क्या होता है और आगे की कार्रवाई कैसी होगी, क्योंकि नगर परिषद का प्रोग्राम ऑलरेडी नॉमिनेशन स्क्रूटिनी सब हो चुका है। अपील चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नॉमिनेशन जिनका रिजेक्ट हुआ है उनके बारे में, और सिर्फ पोलिंग का स्टेज बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप क्लियर कर दी तो जहां वो आगे गया है वो म्यूनसिपैलिटीज का। मुंबई में फौजदारी कवानीन पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर, नायब वज़ीर आला अजित पवार, रियासती वज़ीर मंगल प्रभात और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। या कायद्याची निर्मिती केली होती आणि मुळामध्ये या कायद्याच्या निर्मितीचं उद्दिष्ट हे भारतावर राज्य करता आलं पाहिजे, भारतीयांवर राज्य करता आलं पाहिजे। आणि हे राज्य करताना साधारणपणे जी काही त्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकार होतं त्या सरकारचा दमीनच राहील अशा पद्धतीनं या कायद्याची रचना करण्यात आली। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि मीटिंग में महायुति को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। नाही, आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या बरोबर आमची चर्चा झाली, बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये महायुती मजबूत झाली पाहिजे, महायुतीमध्ये कुठेही मतभेद होता कामा नये, महायुतीला कुठेही गालबोट लागू नये आणि म्हणून आम्ही महायुतीने
लोकसभा लढलो, महायुतीने विधानसभा लढलो, महायुतीने आपण विधानसभा लँडस्लाईड विक्ट्री यश प्राप्त केलेलं आहे आणि त्यामुळे कुठेही वातावरण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बिघडू नये, खराब होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका मुख्यमंत्री महोदय आणि माझी दोघांची आहे आणि त्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील सांगितलेलं आहे की आता जे इंटरनल जे प्रवेश आहेत शिवसेना भाजप शिवसेना किंवा महायुती हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये घेतले जाऊ नये. प्रत्येकाने आचारसंहितेचं पालन केलं पाहिजे, म्हणजे आपल्या पक्षाची आचारसंहिता. आणि त्यामुळे मी देखील आमच्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत आणि मुख्यमंत्री महोदय स्वतः त्यांच्या देखील कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना अतिशय सक्त सूचना देतील आणि महायुती कुठेही महायुतीमध्ये एनसीपी एससीपी के तर्जुमान क्लाइड क्रस्टो ने कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के वज़रा के दरमियान मुबैना तनाज़े से जाहिर होता है कि बीजेपी को अब नए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की ज़रूरत नहीं है. इन रिपोर्टों का हवाला देते हुए शिंदे ने अपने वज़रा के मुबैना तौर पर दूर रहने के बाद अकेले काबीना की मीटिंग में शिरकत की. क्रिस्टो ने कहा कि पेशरफ से पता चलता है कि फडणवीस को शिंदे के लिए कोई एहतराम नहीं है और ये कि वज़रा खुद नए वज़ीर आला के लिए कम एहतराम रखते हैं. क्रिस्टो ने एक्स पर एक बयान में कहा कि अगर एकनाथ शिंदे में कोई इज्जत नफ्स है तो इन्हें बीजेपी के साथ इत्तेहाद छोड़ देना चाहिए. अगर वो सही वक्त पर बाहर निकलते हैं तो इन्हें जल्द ही दरवाज़ा दिखाया जाएगा. शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के खिलाफ कई सरकर्दा शख्सियात की जानिब से खुला खत जारी करने पर अपना सख्त रद्दमल जाहिर किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी इल्जामात लगाए वो हकायक की बुनियाद पर लगाए हैं. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा. मैं हैरान हूं कि वो चिट्ठी एलओपी को लिख रहे हैं. अगर नाम बदनाम हो रहा है इलेक्शन कमीशन का तो इलेक्शन कमीशन बदनामी अपने ऊपर ले रही है. अगर ज्ञानेश कुमार जी जो बार बार आकर एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आती है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनामी किसकी तरफ से हुई? वो हमारी तरफ से नहीं हुई. हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल आज देश की जनता के भी मन में है कि चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो एसआर की प्रक्रिया हो या वो शॉर्ट रिवीजन हो जो असम में हो रहा है, कहीं कहीं एसआईआर हो रहा है, कहीं इनका दूसरा रिवीजन हो रहा है. तो सवाल जनता पूछ रही है कि जो हमारे वोटिंग का राइट है क्या उसका हनन हो रहा है, क्या काटछाट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज से प्रायोजित ये काम हो रहा है. तो ये जो 272 या 232 जो लोग हैं वो एलओपी को लिखने की बजाय अगर ज्ञानेश कुमार जी से कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी आप ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और ब्यूरोक्रेसी पे छीटा तानी होती है, अगर आप खुद उसकी जवाबदेही नहीं लेते हैं तो आप जो भी प्रश्न हैं विपक्ष के मन में हो, वोटर्स के मन में हो, एक खुले मंच पर सवाल जवाब लीजिए और उसका जवाब दीजिए. तथ्यों के साथ पेश किए गए रिकॉर्ड्स हैं. अगर उस रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो आप जनता के सामने पेश होइए, जनता दरबार लगाइए और जनता को कन्विंस करिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है. इलेक्शन कमीशन ये भी जवाब दे कि जब आम आदमी पार्टी जब एक महिलाओं के लिए एक निधि देने की उन्होंने राशि तय की थी उसमें इलेक्शन कमीशन. एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मतलूब अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से दिल्ली रिपोर्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया. एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अमेरिका से हिंदुस्तान रिपोर्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया. 2022 से मफरूर अमेरिका में मुकीम अनमोल बिश्नोई 19वें मुलजिम है जिन्हें इसके जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई के क़यादत में दहशतगर्दी के गिरोह में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया. अनमोल को एनआईए ने मार्च 2023 में इस मामले की तहकीकात के बाद चार्जशीट किया था. ये साबित किया कि इसने 2020 से 2023 की मुद्दत के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नामजद इनफरादी दहशतगर्द गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई के फाल तौर पर मदद की थी. बिश्नोई गैंग के मुख्तलिफ साथियों के साथ मिलकर काम करते हुए अनमोल ने दहशतगर्दी के सिंडिकेट्स को चलाना और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए अमेरिका से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देना जारी रखा और ज़मीन पर अपने कारिंदों को इस्तेमाल किया. तहकीकात से पता चलता है कि अनमोल बिश्नोई ने गैंग के शूटरों और ज़मीनी कारिंदों को पनाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी. दीगर गुंडों की मदद से गैर मुल्की सरजमीन से हिंदुस्तान में भत्ताखोरी भी करता था.
कांग्रेस एमपी वर्षा गायकवाड़ ने एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की ताकि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात के बारे में बातचीत की जा सके। मीटिंग में सुप्रिया सुले और दीगर कांग्रेसी लीडर असलम शेख, ज्योति गायकवाड़ और अमीन पटेल भी मौजूद थे। ये मीटिंग उस वक्त हुई जब कांग्रेस एमपी ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि पार्टी मुंबई शहरी इंतखाबात में आज़ादाना तौर पर मुकाबला करेगी और हम ख्याल जमातों को साथ लेकर चलेगी। मीटिंग के बाद वर्षा गायकवाड़ ने मीडिया से बात की और कहा कि हमने आने वाले मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात समेत तफसीली बातचीत की है। हमने इत्तेहाद के लिए अपने देरीना हिमायत का इजहार किया और मुंबई में मुस्तकबिल की क़यादत पर तबादला ख्याल किया। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदस्य अबू आसिम आजमी ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अबू आजमी ने कहा कि इनकी पार्टी बल्दियाती चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों के साथ हलकों में आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेगी। अबू आजमी ने कहा कि हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन जब भी हमने इत्तेहाद किया हमें धोखा हुआ है। इन्होंने इस मौके पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब एमएलए का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सीटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में पढ़, हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दी है। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? इसके पहले 2 टर्म में और अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, वहां बात किया, भाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, वोटों के अलग अलग सब लड़ने से सांप्रदायिक शक्तियां चुनकर आती हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए। हमने मान लिया और श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने कहा कि आप किसी से भी अलायंस कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जिससे फायदा होता है, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, सांप्रदायिकता खत्म होती है, ऐसे लोगों से आप, भले मैं यूपी में अलायंस करूं या ना करूं, आप यहां कीजिए महाराष्ट्र की जनता का ख्याल करते हुए। पूरी छूट हमको दी है। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सेकुलर लोग साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानती हैं, कुछ देना नहीं चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, ये उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हमारे पास उम्मीदवार जो है ना, तकरीबन हम जो सीटें देख रहे हैं, हमारा वोट बैंक जो है ना, तकरीबन 125 से 150 सीटों तक हमको नजर आता है। हम वहां लड़ेंगे इलेक्शन। और नांदेड़ में स्वामी रामानंद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद के लिए तलबा को फौरी तौर पर हॉस्टल खाली करने के हुक्म के खिलाफ आज नेशनलिस्ट स्टूडेंट कांग्रेस, शरद पवार ग्रुप और NSUI कांग्रेस ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हाल ही में एक ताज़ा सर्कुलर जारी करते हुए तलबा को हॉस्टल फौरी खाली करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब दिसंबर माह में नीट, SSC, MPSC, सेट, पुलिस भर्ती जैसे अहम इम्तहानात होने हैं और गरीब तलबा शदीद मुश्किलात से 2-4 हो जाएंगे। दिवाली की छुट्टियों के बाद वापस आए तलबा को दोबारा घरों की राह दिखाना इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करार देने के करीब है। तलबा तंजीमों ने इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए हॉस्टल खाली करने का हुक्म फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। तलबा तंजीमों ने इंतबाह दिया कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो बड़े पैमाने पर मजीद सख्त एहतजाज किया जाएगा। उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर होगी। आज आम्ही राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार, SFI, NSUI तर्फे विद्यापीठच्या विरोधात आम्ही निषेध आंदोलन करत आहोत। नुकतेच विद्यापीठ प्रशासनाने क्रीडा महोत्सव आयोजन करण्यासाठी वसतिगृह खाली करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना परिपत्रक काढले, जे की अन्यायकारक आहे। कारण की डिसेंबर महिन्यात MPSCची परीक्षा आहे, नेटसेटची परीक्षा आहे, विद्यार्थी हे पोलीस भरतीची तयारी करतात, पण असल्या निर्णयामुळे त्यांना खूप सारा त्रास होतोय। कारण की दिवाळीची नुकतीच सुट्ट्या झालेत, दिवाळीची सुट्टी संपताच ते वसतिगृहात लोटले, आता ते अभ्यासात मग्न आहे। पण असला निर्णय त्यांनी काढलेला आहे की ज्यामुळे त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागतोय, कारण की त्यांना ये जा करणे परवडत नाही। आणि नुकते सर्वात मोठी बाब तर ही आहे की विद्यापीठात एवढा गोंधळ चालू आहे की पिण्याच्या पाण्याची आत्तापर्यंत अवस्था केलेली नाही।
वॉशरूमसाठी पाणी नसतो, असा भोंगळ कारभार विद्यापीठात चालत असतो, पण त्यांच्याकडे त्यांचं लक्ष वेधले जात नाही. पण विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातून बाहेर काढण्यासाठी ते तातडीने निर्णय घेत आहेत. तुमच्या माध्यमामार्फत मी कुलगुरूंना एक प्रश्न विचारतो, साहेब आपल्याला विद्यार्थ्याचा त्रास समजत नाही, ठीक आहे, मग आपण अगोदर आपला शासकीय बंगला खाली करून घ्यावा आणि आयोजन करून बघावे, आपल्याला समजेल की विद्यार्थ्यांना किती त्रास होतो. शिवसेना शिंदे के धड़े के दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सरबराह आनंद भरोस ने एमएलए और एमपी पर तंज करते हुए कहा कि नायब वज़ीर आला और शहरी तरक्की के वज़ीर एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले परभनी में मीटिंग की थी। इस मीटिंग में शिवसेना के ज़िलाई सरबराह आनंद भरोस ने शहर की तरक्की के लिए फ़ंड देने की दरख्वास्त की। इसके नतीजे में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शहर के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को मंजूरी दी और ज़रूरी फ़ंड्स को भी मंजूरी दे दी। शिवसेना के ज़िलाई सरबराह आनंद ने आज कहा कि इस काम के लिए आने वाले दिनों में अमल शुरू हो जाएगा। इन्होंने शिवसेना के जिला दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले या अभंगाप्रमाणेच माननीय नामदार महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी परभणी जिल्ह्याच्या 12 तारखेच्या दौऱ्यावर आले असता आम्ही त्यांना मागण्या 7-8 मागण्या आम्ही त्या ठिकाणी दिल्या आणि मागण्याचं निवेदन दिलं असता त्यांनी त्यातल्या 2 मागण्या ह्या 6 दिवसातच मान्य केलेल्या आहेत। मल निसारण आणि त्यासोबतच समांतर पाणी पुरवठा योजना, या योजनेला त्यांनी आज 18 तारखेला ही मंजुरी दिली। मी सर्व परभणीकरांच्या वतीनं त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा येणाऱ्या या ठिकाणी परभणीकरांच्या ज्या समस्या आहेत, रस्त्याच्या असतील, त्यासोबतच ज्या नाट्यगृहाच्या असेल, त्यासोबतच आम्पी थिएटरच्या असतील, त्यासोबतच नवीन एक गार्डन डेव्हलपमेंट असेल, ह्या सर्व योजना येणाऱ्या काळामध्ये आमचं नाट्यगृह असेल, जुनं नाट्यगृह नटराज रंगमंदिर, त्याला सुद्धा निधी देऊन उपकृत करावे, हीच आमची माननीय नामदार शिंदे साहेबांकडे या ठिकाणी आमच्या मागणी राहील आणि निश्चित ते पुढच्या काळामध्ये सुद्धा ह्या मागण्या या मान्य करताल। हे जे प्रकरण आहे, हे प्रकरण आताच नाहीये। हे बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या नागपुर के दौरे पर। इस दौरान इन्होंने एक अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट में हिंदुस्तान को निशाना बनाने पर अपना रद्दमल जाहिर किया और इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। मज़कूरा रिपोर्ट में हिंदुस्तान पर मजहबी तासुब का इल्ज़ाम लगाया गया है। देखिए, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए ही कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट सपोर्ट करके, फंड करके ऐसे रिपोर्ट्स को बार बार जाहिर करते रहते हैं। इससे पहले एक डेमोक्रेटिक इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद पाकिस्तान या अफगानिस्तान का नंबर भारत से ऊपर था। तो आप इससे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसे रिपोर्ट का इंटेंशन क्या होगा, इसका ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी क्या होगा। आप ऐसे रिपोर्ट्स के बारे में प्रश्न पूछने से ही ऐसे रिपोर्ट्स का सीरियसनेस बढ़ जाता है। तो इन सभी रिपोर्ट्स को इग्नोर करना है। भारत के संविधान और भारत के विशेष रूप में आज के मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। भारत में धार्मिक स्वातंत्र्य आज से नहीं, पर 5000 साल से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यही है। ये भारत के सांस्कृतिक विरासत की एक पहचान है। सब प्रकार के विचारधारा को अपनाना, सब प्रकार के विचारधारा या धर्म को, पंथ को उसी प्रकार के रिस्पेक्ट देना। ये मौसम की तब्दीली और शदीद सर्दी के बायस औरंगाबाद में लोगों के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। इस ज़िम्न में ज़िला परिषद के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है।
सध्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये म्हणजे 17 तारखेपासून 17 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर या कालावधीमध्ये 15 दिवसांच्या कालावधीमध्ये आपण कुष्ठरोग शोध मोहीम सुरू केलेली आहे. याच्यामध्ये आपण ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण ग्रामीण भाग आणि शहरी भागामध्ये काही जो वल्नरेबल एरिया आहे किंवा स्लम एरिया आहे अशा ठिकाणी आपण घरोघरी जाऊन सर्व जे रहिवासी आहेत त्यांची तपासणी करतो. त्यांच्या अंगावर कोणत्याही प्रकारचा चट्टा असेल तर त्या चट्ट्याची तपासणी केली जाते आणि जर संशय वाटला की हे कुष्ठरोगाची चट्टा आहे तर अशांना जवळच्या सरकारी दवाखान्यामध्ये पाठवून त्याचं निदान केलं जाणार आहे आणि त्याच्यावर उपचार केले जाणार आहेत. याचा मूळ उद्देश असा आहे की आपल्याला 2027 पर्यंत कुष्ठरोग मुक्त आपलं महाराष्ट्र करायचं आहे. कुष्ठरोग मुक्त भारत करण्याचं आपलं पुणे में बुध की दोपहर धूले पाटिल रोड पर होटल कपिला के करीब एक बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब तज़ीन व आराइश के काम जारी के दौरान स्लैब का एक हिस्सा गिर गया। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। जैसे ही हुक्काम को मलबे तले लोगों के दबे होने की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड के 3 यूनिट जाए वक़ू पर पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर मलबा हटाना शुरू किया और फंसे हुए अफराद को निकाला गया। मुतासरीन को शदीद चोटें आई थी, इन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सर, हमारे कंट्रोल रूम में, फायर कंट्रोल रूम में लगभग 1:05 में कॉल आया था कि जो रूबी हॉस्पिटल है उसके बगल में एक होटल है, वहाँ पर स्लैब गिरा है और स्लैब गिरकर वहाँ पर 2 लोग फंसे हैं। तो तुरंत हमारी तरफ से 3 फायर गाड़ियाँ और एक रेस्क्यू वैन भेजी गई। जब हमारे लोग यहाँ पर जो जवान आए यहाँ पर, उन्होंने देखा कि कंडीशन अलग थी, तो जो हमारे रेस्क्यू टूल्स है उसका वो यूज़ करके हमने उन्हें बाहर निकाला और अभी रूबी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया है। क्या परिस्थिति उनकी सर, किस स्थिति में निकाला गया? नहीं, वो उनकी सिचुएशन वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन इतना तो है कि लेकिन हम पालघर के वाडा तालुका के कोना ग्राम पंचायत इलाके में एक गद्दे की फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लगे। बताया जा रहा है कि कुछ अफराद इसमें झुलस गए। फैक्ट्री में गद्दे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फोम की बड़ी मिकदार मौजूद थी, जिसकी वजह से आग तेजी के साथ भड़की। नक्सली लीडर हिडमा और दीगर 5 नक्सलियों के एनकाउंटर में हलाकत के बाद हाल ही में हथियार डालने वाले वेणुगोपाल ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। वेणुगोपाल ने कहा कि मुसल्लह जद्दोजहद से कुछ हासिल नहीं होगा, लिहाजा दीगर नक्सलियों को भी अब खुद सुपर्दगी कर देनी चाहिए। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार मुठभेड़ों का समाचार मिल रहा है। पहले भी कुछ लोग अपने जान गंवाए हैं। आज सवेरे से एनकाउंटर का समाचार मिल रहा है। इसमें इडमा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर का शिवाजी महाराज म्यूजियम खस्ता हाली का शिकार है। अमले की कमी को इसकी बुनियादी वजह माना जा रहा है। अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वाक़ शिवाजी महाराज म्यूजियम को अक्सर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखभाल न होने की वजह से तकरीबन 3000 नवादिरात ख़तरे से 2-4 हैं। यहाँ पर कदीम दौर से लेकर मराठा ख़ानदान तक के नायाब सिक्के, पेंटिंग्स, तोपें और लकड़ी के नवादिरात शामिल हैं। इनमें से बहुत से पहले ही दीमक और पानी के रिसाव से ख़राब हो चुके हैं। म्यूजियम के एहलकारों को पेस्ट कंट्रोल न होने की वजह से कई नाजुक अशिया को हटाना पड़ा है। ये संग्रहालय के अंदर में 2005 से जो है तो दीमक की तकलीफ है और ये 2005 से जो दीमक की तकलीफ है इसके संदर्भ में बार बार कॉरपोरेशन को हमने सूचित किया है, परंतु अभी तक केवल एक बार केवल दीमक की प्रतिबंधक जो फवारनी होती है वो हुई है, परंतु दीमक की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और शोकेस प्लाईवुड के होने के कारण में इतने सालों के अंदर में खराब हो चुके हैं। म्यूजियम को अमले की शदीद कमी का सामना है, जो कि मुनासिब देखभाल की कमी की बुनियादी वजह है। ये संग्रहालय में आज के पोजीशन पे केवल 3 व्यक्ति सर्विस में है और कम से कम नहीं बोले तो भी संग्रहालय की शुरुआत में 10 लोगों का स्टाफ था। अभी अत्यंत आवश्यकता है कि इसमें 2 तो भी और स्टाफ बढ़ाया जाए जो दालन सहायक हो, कि ताकि पर्यटकों को यहाँ पे मेंटेनेंस भी हो सके, उसके साथ में पर्यटकों को कुछ गाइड की सेवा भी मिल सके। हुकाम के मुताबिक हर साल तकरीबन 40,000 लोग म्यूजियम का दौरा करते हैं।
वसाइल की कमी के बायस यहाँ के अनमोल ज़ख़ीरे तबाह हो रहे हैं। बेबस एहलकारों को तारीख़ी अहमियत के नायाब मजमुओं को बचाने के लिए हुकूमती इमदाद की सख्त ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।